इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट यानी कि पादपों में श्वसन। ठीक, टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। यानी कि 4 सेंटेंस आपको दी हुई है, इन 4 सेंटेंस में से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि रॉन्ग है। उस रॉन्ग सेंटेंस को यहाँ पर चूज़ करना है। चलिए बताइए क्या है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। तो कथन जो ए है, ए लिखा हुआ है ना, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में संश्लेषित होने वाली जो एटीपी अणु की संख्या जो होती है ये इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। ठीक है, और फिर NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के 3 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, फिर जबकि जो FADH2 होता है ना, FADH2 के एक अणु से एटीपी को 2 अणु का निर्माण होता है। अब समझ में आया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है। FATP के 2 अणु होना चाहिए और NADH के कितने होने चाहिए, 3 ATP के अणु बनते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्य द्रव स्तर फॉस्फोरिलेशन की संख्या क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्य द्रव स्तर फॉस्फोरिलेशन की संख्या जो है ये कितनी होती है। तो आप समझो इसको, सिट्रिक अम्ल चक्र में सॉक्सिनाइल कोएंजाइम यहाँ पर होते हैं। इससे सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान एटीपी के एक अणु का निर्माण होता है और इसे क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलाइसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज द्वारा उत्प्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्राइपामिटिन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है। देखिए श्वसन गुणांक क्या होती है, श्वसन गुणांक कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन है उसको डिवाइड करते हैं किससे, उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। यहाँ पर समझिए ये जो श्वसन गुणांक है वो कैसे कैलकुलेट होती है। यहाँ पर ऊपर में क्या हुई, जितनी भी रिलीज हुई है कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो वॉल्यूम है वो रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, जितना भी उपयोग में लाया गया है ऑक्सीजन उसका जो वॉल्यूम है उसको रखते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों को आपस में डिवाइड करने पर जो श्वसन गुणांक है वो आता है।
तो यहाँ पर किसका बोला जा रहा है, ट्राइपामीटीन के श्वसन गुणांक, ट्राइपामीटीन का जो श्वसन गुणांक है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको कि देखिए ट्राइपामीटीन की यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो याद रखना होगा, तभी आप यहाँ पर श्वसन गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक, तो फिर आपको इसकी फॉर्मूला याद रखनी होगी। फॉर्मूला देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर, C50 आप नोट करते रहे क्योंकि यहाँ पर देखिए ठीक से दिखाई नहीं देने वाला है। तो C51 H98 O6 प्लस ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस आपको करना है, ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, बैलेंस आपको करनी है। फिर यहाँ पर सेकेंड साइड क्या बनेगा, सेकेंड साइड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर बनेगा H2O, और फिर यहाँ पर जो पानी बनेगा ना उसके सामने कितना रहेगा, 98 रहेगा। चलिए बैलेंस ही करके बता देती हूँ। और कार्बन डाइऑक्साइड के पहले कितना रहेगा, 102 रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग इस साइड आप बैलेंस कीजिएगा। फिर आपको निकालना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सामने कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड के सामने कितना है, 102। तो कितना रिलीज हुआ, 102। और इसको डिवाइड बाय कितना, ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना है, तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 145, जब बैलेंस करेंगे तो डिवाइड बाय करना है 145। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन में NAD आयन की भूमिका क्या है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कोशिकीय श्वसन में NAD आयन की भूमिका क्या है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर वैसे तो होना चाहिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही, बट वहाँ पर जो भी अप्रोप्रिएट लगता है उसको आप लोग लगा दीजिएगा। नीचे कोड में दिया होगा तो आप उसको ए और बी दोनों को लगा सकते हैं। ये ATP संश्लेषण के लिए एक न्यूक्लियोटाइड स्रोत है, ठीक है। दूसरा क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में भी काम करता है, लेकिन ज़्यादातर आप आंसर लगाइएगा ए, फिर देख लीजिएगा जो भी। अब ये दोनों आंसर यहाँ पर राइट है। अब देखिए NAD आयन एक सह एंजाइम व इलेक्ट्रॉन वाहक है और यह ग्लाइकोलिसिस व केप्स में डिहाइड्रोजनेशन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में काम करता है व NAD आयन का NADH में अपचयन हो जाता है। NAD आयन इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करता है, जिसके बाद में यहाँ पर आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रोटीन प्रवणता उत्पन्न की जाती है। वह ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें थोड़ा ऊपर रखते हैं क्योंकि हमको ऑप्शन दिखेगा नहीं। अब रॉन्ग सेंटेंस जो है उसको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करना था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये रॉन्ग है। अब समझिए इसको, श्वसन में बने अपचयित कोएंजाइम को ऑक्सीकृत करने में जो ऊर्जा बनती है उसकी मदद से ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण में ऊर्जा से भरे ATP अणुओं का निर्माण होता है और इस संश्लेषण के लिए ATP सिंथेटेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, केप्स चक्र के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ भी हमें रॉन्ग सेंटेंस चूज करना है, किसके संदर्भ में, केप्स चक्र जो होती है ना उसके संदर्भ में। अब देखिए और आंसर करिए।
तो यहाँ भी जो रॉन्ग है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के श्वसन मार्जित भंजन में सर्वनिष्ठ है? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है एसिटाइल कोएंजाइम, ये इसका आंसर हो जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है कि क्रियाधार के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है? यहाँ पर 4 यहाँ पर प्रोसेस दी हुई है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है? अब यहाँ पर समझिए, जो अवायवीय श्वसन होता है यहाँ पर ये, या फिर इसको किण्वन कह सकते हैं, इसमें 2 प्रकार से होता है। पहला तो होता है लैक्टेट किण्वन और दूसरा होता है एथेनॉल किण्वन। लैक्टेट किण्वन से लैक्टिक अम्ल जो होता है वो उत्पादित होता है। ग्लाइकोलिसिस में यह प्रक्रिया सीधे ही NADH द्वारा अपचयित होती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है। अल्कोहल किण्वन में पायरुविक एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लैक्टेट किण्वन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक आपको फ्लो डायग्राम दी हुई है। एरो जो है वो सकल अभिकारक या उत्पाद को ये बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आपसे ऑप्शन दी हुई हैं 4, 8 और 12 से संख्या की 30 सभी क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सा 4, 8 और 12 इनके स्थान पर क्या आएगा, इसको आपको चूज़ करना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए, तो यहाँ पर जो 4 है, यहाँ देखिए दिए गए आरेख में जो ए है, ए ग्लाइकोलाइसिस पर, बी केप्स चक्र और जो सी है वो क्या बता रहा है? सी बता रहा है ऑक्सीकारक फास्फोरिलेशन को बता रहा है। तो दिए गए सभी तीर जो है 4, 8 एंड 12 ATP हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है? ATP हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मार्जित वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के भंजन में कौन सा उपापचयी सामान्यतः होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन का संग्रहण होता है। तो जो प्रोटॉन होती है इसका संग्रहण या फिर स्टोरेज यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की किस जगह पर होता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, देखिए, श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंत झिल्ली अवकाश में प्रोटीन एकत्रित होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है ईटीएस के माध्यम से गति करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस ऊर्जा विमोचनी उपापचयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें क्रियाधार का ऑक्सीकरण बिना किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन स्वीकार होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन पथ को सही सही क्या कहा जाता है? बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए, एक जैव रसायन पथ जो कि उपापचयी तथा अपचयी प्रक्रिया की तरह ही कार्य करता है जिसे उभयबलिक पथ कहते हैं। तो वायवीय श्वसन में कार्बोहाइड्रेट तथा वसीय अम्लों के कैटाबॉलिज्म से संबंध रहता है तथा अनॉक्सी अग्रगामी का संश्लेषण एमिनो अम्ल निर्माण हेतु प्रोटोहाइड्रेट कई मध्यस्थ उपापचयी उत्पाद तथा द्वितीयक उपापचयन हेतु होता है, इसलिए इसके अपचयन पथ की अपेक्षा उभयबलिक पथ कहा जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा, उभयबलिक पथ। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 16 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण को रसोपरासरणी युगलन परिकल्पना में प्रस्तावित किया गया है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसलिए बनता है, क्यों? बताइए। देखिए, ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलेशन की रसोपरासरणी युगलन परिकल्पना मिचेल ने प्रतिपादित की थी। किसने? मिचेल ने। आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। देखिए, जब तक ऑप्शन आंसर करिए। और मिशेल ने इसको प्रतिपादित किया था। उन्होंने एटीपी निर्माण की व्याख्या की तथा यह झिल्ली के पार प्रोटॉन प्रवणता के विकास से संयोजित है। एटीपी संश्लेषण हेतु एटीपी सिंथेज की आवश्यकता होती है और यह आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में उपस्थित F1 कण को एटीपी सिंथेज की तरह कार्य करने हेतु प्रभावित करता है तथा प्रोटॉन प्रवणता की ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करती है और यह फॉस्फेट रेडिकल को एडीपी से जुड़ने पर संभव हो पाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भीतरी झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, ग्लाइको अवघटन, केप्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य किसका निर्माण करना होता है?
आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वसन जो होता है एक ऊर्जा मुक्त करने वाली एंजाइम द्वारा नियंत्रित बहुचरण अपचयी प्रक्रिया होती है, जिसमें कोशिकाओं के भीतर कार्बनिक पदार्थों का चरणों के अनुसार टूटना होता है और वायवीय श्वसन में प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। ग्लाइकोलाइसिस, गिब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन अभिनिर्माण श्रृंखला पदार्थ पूर्णतः टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है और अत्यधिक ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के प्रकार में चरण के अनुसार मुक्त होती है। तो आंसर कौन सा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीए चक्र के सभी एंजाइम में एक को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और यह सुकेंद्रीय में भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में तथा प्राक केंद्रीय में साइटोसॉल में होता पाया जाता है। और यह अकेला एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है? इस एंजाइम को पहचानिए और ऑप्शन के थ्रू आपका आंसर यहाँ पर दिख जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसका आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल एक अंगक है जो कि केब्स चक्र में भाग लेने वाले कई एंजाइम देता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। आंतरिक झिल्ली पारगम्य होती है तथा वलयों का निर्माण करती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली से ऑक्सीसोम वसीय अम्ल के एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज तथा इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला निकलती है। केब्स चक्र के अन्य सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में उपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ग्लूकोज के एक मोल का कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O में संपूर्ण ऑक्सीकरण होकर 686 कैलोरी निकलती है एवं एटीपी के एक मोल के उच्च ऊर्जा फॉस्फेट आबंध में उपलब्ध उपयोगी रासायनिक ऊर्जा 12 किलो कैलोरी हो तो ग्लूकोज के एक अणु से अधिकतम कितने एटीपी अणु बनेंगे? देखिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पर देखिए एटीपी का एक मोल 12 किलो कैलोरी ऊर्जा को मुक्त करता है, इसलिए 686 किलो कैलोरी ऊर्जा हम लोग कैसे निकालेंगे? 686 डिवाइड बाय 12 के द्वारा मुक्त होती है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आएगा? तो अब डिवाइड कीजिए, 686 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या आएगा? 57.1। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज की संपूर्ण ऑक्सीकरण में किस चरण के दौरान एटीपी से एटीपी अणु सर्वाधिक संख्या में बनते हैं? एडीपी से एटीपी का जो अणु है वो सबसे ज़्यादा संख्या में बनते हैं, ऐसा कौन सा यहाँ पर कंडीशन है या फिर स्टेज है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटीपी से एटीपी अणु बनते हैं, वो कहाँ पर बनते हैं? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉनों का हटाया जाना किसके द्वारा होता है?
तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉनों का हटाया जाना किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका NAD आयन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल किण्वन में क्या होता है? एल्कोहल किण्वन जो होता है इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि अवायवीय अवस्था जब होती है, तो ईस्ट तथा कुछ अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पायरुविक अम्ल को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर यह एक द्विचरण प्रक्रिया होती है। प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेट होकर एसिटाल्डिहाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और पायरुविक अम्ल एक 3 कार्बन संयुक्त होता है तथा इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में काम करते हैं, जबकि एसिटाल्डिहाइड एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। अब समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में दिए गए दो नाम वास्तव में एक ही चीज के हैं? अब देखिए केप्स चक्र की जो क्रियाएं हैं वो सर हेंस केप्स द्वारा दी गई थी, इसलिए इसका नाम जो है केप्स चक्र दिया गया है। इसलिए संबंध कई यहाँ पर 3 कार्बन जो होते हैं वो संयुक्त, जैसे कि साइट्रिक अम्ल हो गया, सिस एकोनिटिक अम्ल हो गया तथा आइसोसाइट्रिक अम्ल आदि, इसलिए इसे TCA चक्र या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर इसका जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी। इधर है ऑप्शन, ग्लूकोज का पायरुवेट में ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय ऑक्सीकरण से कितने ATP अणुओं की प्राप्ति होती है? क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? अब देखिए ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय ऑक्सीकरण से यहाँ पर 38 ATP अणुओं की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, जीव जो अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जीव जो अपचयित कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएंगे? रसायन स्वपोषी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, साइटोक्रोम है, जो साइटोक्रोम होता है वो क्या है? आंसर हो जाएगा इसका, साइटोक्रोम जो होता है वो यहाँ पर लौहयुक्त पोरफायरिन वर्णक होता है।